मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। है जहां जाल सक्रिय नहीं होंगे। सबसे स्पष्ट स्थान जो लोगों को संदिग्ध लगेगा वह यहाँ सुरक्षित है, और सुरक्षित दिखने वाला स्थान खतरनाक है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ सही कर रहा है। ये भी एक संभावना है, लेकिन दूसरी संभावना के बारे में क्या? आप जो सोच रहे हैं ठीक वही वे चाहते थे कि बुद्धिजीवी लोग सोचें और जानबूझकर सबसे स्पष्ट जाल पर कदम रखें। हो सकता है कि वे खिलवाड़ कर रहे हों। बुद्धिजीवियों को सबसे बेवकूफी भरे जाल से मारने से बेहतर क्या हो सकता है, जिसे बुद्धिजीवी जटिल समझते हैं, जुन ने कहा और दूसरी संभावना को उठाया। उसके शब्दों से दक्ष का चेहरा तमतमा गया क्योंकि उसने इस संभावना के बारे में नहीं सोचा था। अब वो फिर से उलझन में था। क्या स्पष्ट जाल ही जाल था या वो सुरक्षित जगह थी? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह एक जाल हो सकता है और कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, या ये सब सुरक्षित हो सकता है और वे बस अंदर आने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। इन सभी संभावनाओं ने उसके सिर को हिला दिया। जो भी हो, पैदल चलने के बजाय मैं बस उड़ जाऊंगा, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने विचारों को त्याग दिया और अपरंपरागत मार्ग अपनाने का फैसला किया। वो बिल्कुल भी चलने वाला नहीं था, इसके बजाय वो अपनी आत्मा तलवार पर उड़ने वाला था। दक्ष ने अपनी स्टोरेज रिंग से अपनी स्पिरिट तलवार निकाली। तलवार की मूठ गायब थी, लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी सुरक्षित थी। वो पूरी तरह से उड़ने में सक्षम थी, इसलिए दक्ष उसका इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। आत्मा की तलवार प्राचीन अंगूठी से बाहर आए। जैसे ही वह बाहर आई, वो जमीन पर गिर गई। वो उड़ नहीं रही थी। दक्ष को तलवार से कोई जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। दक्ष बहुत चिंतित था। उसने जून की तरफ देखा। मैं इसके साथ कोई संबंध महसूस नहीं कर सकता। क्या यह उस जहर की वजह से है? तुमने कहा था कि अंदर की आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फिर मैं इसे बिल्कुल महसूस क्यों नहीं कर सकता? क्या हुआ? दक्ष ने जून से पूछा। चिंता मत करो, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तलवार के अंदर की आत्मा अभी भी ठीक है। बाहर की तुलना में तुम्हारी आत्मा तलवार में कोई बदलाव नहीं आया है, जुन ने दक्ष से कहा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? दक्ष ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए जुन से पूछा। मैं तलवार के चारों ओर कुछ अजीब सी आभा महसूस कर सकता हूँ, और यह इस कब्र से आ रही है। ये संभव है कि कब्र में कलाकृतियों के उपयोग पर प्रतिबंध हो। यही कारण है कि आप तलवार को महसूस भी नहीं कर सकते। उसका उपयोग करना तो दूर की बात है, जून ने दक्ष को समझाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी अपनी कलाकृतियों का उपयोग कर सकता हूँ। प्राचीन अंगूठी और नकली शब्दों की अंगूठी अभी भी ठीक है। मैं अभी भी उनसे अपना संबंध महसूस कर सकता हूँ, लेकिन आत्मा तलवार के साथ वो पूरी तरह से मर चुका है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आप अपनी सामान्य कलाकृतियों की तुलना नकली विश्व वलय से नहीं कर सकते। नकली विश्व वलय अमर विश्व की एक अनमोल वस्तु है। इसे वहां भी पाना लगभग असंभव है। मुझे नहीं लगता कि यह छोटा मकबरा इसे प्रभावित करने में सक्षम होना चाहिए, जुन ने दक्ष को समझाना शुरू किया। जहां तक प्राचीन अंगूठी की बात है, क्या मुझे इसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा? यह मेरे प्राचीन गुरु द्वारा बनाई गई चीज है। इस मकबरे या किसी संरचना की बात तो छोड़िए, अमर सम्राट भी इसे सक्रिय होने से नहीं रोक सकता, उसने आगे कहा। तो आप कह रहे हैं कि यह केवल निम्न श्रेणी के खजानों को प्रभावित करता है? दक्ष ने जून से पूछा। हाँ, आत्माओं की तलवार यहाँ एक दुर्लभ वस्तु हो सकती है, लेकिन अमर दुनिया में आप इसे हर जगह देख सकते हैं, जुन ने उत्तर दिया। हालांकि दक्ष ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया था, फिर भी उसने खुद इसका परीक्षण करने की कोशिश की। उसके पास बहुत सारे खजाने थे जो उसने कई जगहों से लूटे थे। उसने उन्हें बाहर लाने और उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। खजाने ने वैसा काम नहीं किया जैसा कि जुन ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि राजा की तलवार अभी भी काम कर रही थी, लेकिन बस इतना ही। दक्ष की केवल 3 वस्तुएं अब काम कर रही थी: राजा की तलवार, नकली दुनिया की अंगूठी और प्राचीन अंगूठी। तो मैं स्पिरिट स्वॉर्ड पर उड़ नहीं सकता,
और मैं वहां टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि यह असमान गलियारा मेरे टेलीपोर्ट से कहीं ज्यादा लंबा है। दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसने स्पिरिट स्वॉर्ड उठाया और उसे स्टोरेज रिंग में वापस भेज दिया। ये हॉलवे मेरे लिए अपने जानवरों पर उड़ने के लिए बहुत छोटा है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि वह आगे बढ़ने का रास्ता सोचने की कोशिश कर रहा था। वह हवा में चल सकता था, लेकिन उसे पता था कि लंबे समय तक ऐसा करना संभव नहीं था। उसे नहीं पता था कि यह गलियारा आखिर कितना लंबा था। स्वर्गीय दानव पंख, उसने कहा जब उसने चारों ओर देखा कि क्या इस स्थान पर अपने स्वर्गीय दानव पंखों के साथ उड़ना बेहतर होगा या नहीं। ये आयाम इतने पर्याप्त हैं कि स्वर्गीय दानव पंखों के साथ भी उड़ान भरी जा सकती है, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने तय किया कि उसे स्वर्गीय दानव पंख चाहिए। अपने स्वर्गीय दानव पंखों की तेज उड़ान की गति के साथ उसे विश्वास था कि वह जल्द ही कालकोठरी को साफ कर देगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि कसुन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ अपना सिर हिला दिया। स्वर्गीय दानव पंख, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंतरिक क्यूई उसकी पीठ की ओर बढ़ने लगी और उसकी पीठ से बाहर निकलकर 4 खूबसूरत देवदूत जैसे पंख बनाने लगी। 4 पंखों में से 2 काले थे जबकि अन्य 2 चमकीले थे। दक्ष अपनी पीठ के पीछे 4 पंख लगाकर खड़ा था। वह अपने शरीर को आगे की ओर झुकाकर बिजली की गति से गलियारे के साथ आगे बढ़ने लगा। दक्ष ने ऊबड़ खाबड़ जमीन पर पैर नहीं रखा, लेकिन वो जमीन से सिर्फ 1 मीटर ऊपर उड़ गया। वह कुछ सेकंड तक उड़ता रहा, लेकिन उसे दालान का अंत दिखाई नहीं दिया। दालान पूरी तरह से खाली लग रहा था, इसलिए उसने धीरे चलने की भी जहमत नहीं उठाई। जैसे ही दक्ष आगे बढ़ा, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वह दीवार से टकरा गया हो और वह अपना संयम खो बैठा। वह इतनी तेजी से उड़ रहा था कि उसका सिर अदृश्य दीवार से टकराया, जिसका उसे भी एहसास नहीं हो सका। ये प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उसका दानव सम्राट शरीर भी उसे पूरी तरह से बचा नहीं सका। जमीन पर गिरते ही उसका सिर घूमने लगा। उसके स्वर्गीय दानव पंख भी गायब हो गए। दक्ष समूह में पीठ के बल गिर पड़ा। उसका शरीर जमीन की समतल सतह पर गिरा, लेकिन जमीन के असमान हिस्से पर भी गिरा। अरे, क्या तुम ठीक हो? खड़े हो जाओ। जून दक्ष के पास आई और उसके बगल में बैठ गई। उसने उसका सिर उठाया और उसे अपनी गोद में रख लिया और उसके सिर को सहलाने लगी। दक्ष की दृष्टि थोड़ी धुंधली थी और उसका सिर दर्द कर रहा था, लेकिन वो उसकी बातें सुन पा रहा था। उसने अपनी आंखें खोली, जो थोड़ी धुंधली और धुंधली दिखाई दे रही थी, जब उसने अपना सिर छुआ। ये चोट लगी। मुझे लगता है मुझे इतनी तेजी से नहीं उड़ना चाहिए था। अगर मेरा शरीर मजबूत नहीं होता तो मेरी खोपड़ी टूट जाती, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब उसकी आंखों ने आखिरकार कुछ एकाग्रता हासिल कर ली। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। यह अदृश्य दीवार, ये बिल्कुल अप्रत्याशित थी। मैं भी इसे महसूस नहीं कर सकी, हालांकि मैं सावधान थी और सब कुछ देख रही थी। ये जगह वाकई अजीब है, जुन ने दक्ष से कहा। सौभाग्य से हम जाल के बारे में गलत थे। आप फर्श के समतल और असमान दोनों हिस्सों पर मारते हैं, लेकिन कोई जाल सक्रिय नहीं होता। आप अपनी पिछली धारणा में सही थे। उन्होंने शायद इसे सिर्फ उन लोगों को डराने के लिए बनाया था जो बहुत ज्यादा सतर्क है। हम बेकार में चिंतित थे, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और उसे बुरा लगने लगा। वह अपने माथे को छूने से खुद को रोक नहीं सका, मानो वो खुद पर हाथ मार रहा हो। मैं इसे कुछ सेकंड देता हूँ, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। कुछ सेकंड दीजिए, जुन ने असमंजस में पूछा। तुम भी हमारी किस्मत जानते हो, जितना मैं जानता हूँ। अगर कोई जाल नहीं होता तो मैं समझ जाता, लेकिन तुमने मौत का झंडा फहरा दिया है। अब कोई जाल नहीं है, बस तुम चाहते हो, दक्ष ने चारों ओर देखते हुए कहा। जैसा कि उसने सोचा था, कुछ हुआ। उसके सामने की अदृश्य दीवार दिखाई देने लगी। कुछ और भी हुआ। उसके पीछे कुछ इंच की दूरी पर एक और दीवार दिखाई दी, जिसने दोनों रास्तों को रोक दिया। वह न तो आगे जा सकता था और न ही पीछे जा सकता था। दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए दीवारों की ओर देखा। यह अच्छा है कि ये सिर्फ दीवारें हैं। अगर मैं थोड़ा प्रयास करूं तो मैं इन्हें तोड़ सकता हूं। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए अपनी किंग स्वॉर्ड को अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला।
वो अपनी सबसे मजबूत तलवार कला सेंट स्वॉर्ड के 7वें रूप के साथ हमला करने के लिए तैयार था। वहां पर्याप्त जगह नहीं है और मैं घायल हो सकता हूं क्योंकि दीवारें बहुत पास है। सौभाग्य से मेरे पास पर्याप्त जीवन रक्षक गोलियां हैं, उसने तलवार की मुद्रा में आते हुए कहा। उसने अपनी तलवार अपने सिर के ऊपर उठाए। संत तलवार के 7 रूप, 7वां रूप। जैसे ही वह काटने के लिए तैयार हुआ, उसने अपनी क्यूई को विशिष्ट क्यूई बिंदुओं पर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह काटने वाला था, उसके हाव भाव बदल गए क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पैर के नीचे की जमीन गायब हो गई है। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई है, वह गिरने लगा। वो 1 मीटर चौड़ी सुरंग में नीचे की ओर फिसल रहा था। हालांकि उसने अपनी तलवार को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। जब वह नीचे की ओर फिसला तो उसकी तलवार और उसका सिर उसके सिर के ऊपर थे। उसने अपना हाथ छुड़ाने के लिए अपनी तलवार को स्टोरेज रिंग में वापस भेजा। जल्द ही सुरंग बंद हो गई, लेकिन दक्ष का गिरना बंद नहीं हुआ। वह नीचे गिरता रहा, लेकिन कम से कम अब वह मुक्त रूप से नीचे गिर रहा था। अच्छी बात यह थी कि अब उसकी हरकतों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। दक्ष ने अपने स्वर्गीय दानव पंखों का इस्तेमाल किया और वह गिरने के बजाय उड़ने लगा। जैसे ही वो उड़ रहा था, उसने चारों ओर देखा और एक अजीब दृश्य देखा। यदि वह गिरना जारी रखता तो सीधे लावा में गिर जाता जो उससे कुछ मीटर नीचे था। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे थोड़ा पसीना आ गया। ये गर्मी के कारण था और साथ ही इस बात के कारण भी कि वो अब मरने के कितने करीब था। उसने इधर उधर देखा और उतरने के लिए कुछ जमीन ढूंढ ली। वो जमीन पर उतरा और इधर उधर देखने लगा कि वो कहाँ है। बड़ी खाली जगह के बीच में सिर्फ एक लावा झील थी। झील के चारों ओर जमीन तो थी, लेकिन बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उसने ऊपर देखा कि ऊपर से यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। निकलने का कोई रास्ता है या नहीं, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि वह रास्ता भी बंद हो चुका था जहाँ से वह गिरा था। वो हताशा में अपने पैर जमीन पर पटकने से खुद को नहीं रोक सका। जिसने भी यह जगह बनाई है वो स्पष्ट रूप से खिलवाड़ कर रहा है। एक जाल जैसा गलियारा जिसमें से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो अदृश्य दीवार है। और यह जगह तो और भी बदतर है, दक्ष ने हताशा में कहा। बस एक लावा झील और कुछ नहीं। उन्होंने इसे यहाँ क्यों छोड़ा? ताकि फंसे हुए लोग आसानी से खुद को मार सके। वह इधर उधर घूमते हुए कोस रहा था, लेकिन उसका सिर हिल रहा था क्योंकि वह कमजोर महसूस करने लगा था। उसने अपनी सुरक्षा के लिए जल्दी से जिया को पुकारा, इससे पहले कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उसके सिर पर लगी चोट जानलेवा तो नहीं थी, लेकिन इतनी हल्की भी नहीं थी। दर्द अचानक वापस आ गया था, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जिया दक्ष के पास आई और उसे गिरते हुए देखा। वह आगे बढ़ी और उसे सीधा लेटने में मदद की, क्योंकि वह सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसे कोई आदेश नहीं था कि उसे क्यों बुलाया गया था, लेकिन उसने फिर भी दक्ष की रक्षा करने का फैसला किया। वह नहीं जानती थी कि इस समय वहां कोई और भी था। वो कसुन को नहीं देख पाए, जो दक्ष के बगल में बैठा था, उसे चिंता से देख रहा था। मुझे लगा कि चोटें हल्की है। मुझे उसे उठते ही जीवन रक्षक गोलियां खिला देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं छू सकती। गोलियां भी प्राचीन रिंग में है। मैं उन्हें रिंग से बाहर ला सकती हूँ क्योंकि वे सिर्फ छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन असली सवाल उसे खिलाने का है। मैं उसे कैसे? रुको, मैं कैसे भूल सकती हूँ? वह मुझे छू सकता है और मैं उसे छू सकती हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं गोलियां नहीं छू सकती? वह उन्हें छू सकता है, जुन ने योजना बनाते हुए कहा। वो प्राचीन अंगूठी की आत्मा थी और अंगूठी पर उसका थोड़ा नियंत्रण था। भले ही वो प्राचीन अंगूठी के निर्माता द्वारा उस पर लगाए गए बहुत सारे प्रतिबंधों के अधीन थी, फिर भी अंगूठी पर उसका कुछ नियंत्रण था। जुन उन अंगूठियों से कुछ ऐसी चीजें बाहर लाने में सक्षम था जिन्हें अंगूठी द्वारा बेकार माना जाता था। भले ही लाइफ हीलिंग पिल्स दूसरे दर्जे के साम्राज्य में दुर्लभ गोलियां थी, लेकिन साम्राज्य में यह इतनी बड़ी नहीं थी। एक गोली जो तीसरे दर्जे के साम्राज्य की नजर में इतनी आम थी,
निश्चित रूप से अंगूठी के मानदंडों के अनुसार बेकार मानी जाती थी, इसलिए जून इसे बिना किसी परेशानी के अंगूठी से बाहर ला सकता था। जून ने अपनी आंखें बंद कर ली और दक्ष की प्राचीन अंगूठी तक पहुंचकर जीवन चिकित्सा की गोली की तलाश करने लगी। उसने गोली ढूंढ ली और उसे प्राचीन रिंग से बाहर निकाल लिया। गोली दक्ष के ठीक बगल में जमीन पर गिर गई क्योंकि जून उसे छू और पकड़ नहीं सका। जिया ने कुछ गिरने की आवाज सुनी और दक्ष के पास जमीन पर एक छोटी सी गोली पड़ी देखी। वह भी हैरान थी क्योंकि उसने दक्ष का हाथ गोली की ओर बढ़ते देखा जबकि उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वह उलझन में थी, लेकिन उसने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि उसे दक्ष से कोई आदेश नहीं मिला था कि वह क्या कर सकती है। जबकि उसने दक्ष के हाथों को हिलते हुए देखा, वास्तव में वह जुन की हरकतें थीं। जुन अपने हाथ से गोली उठा रहा था क्योंकि वह दक्ष के अलावा किसी और चीज को छू नहीं सकती थी। उसने उसके हाथ पकड़े और उन्हें गोली की ओर बढ़ाया। दक्ष के हाथ का उपयोग करते हुए जून ने जीवन चिकित्सा की गोली उठाई और उसे दक्ष के होठों के पास लाया। जिया ने सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह क्या कर सकती है। वह जानती थी कि गोली जहरीली नहीं थी क्योंकि उसने कई बार लोगों को गोली खाते देखा था। जो कुछ हो रहा था उसने उसे होने दिया। जैसे ही गोली दक्ष के मुंह में डाली गई, उसका मुंह खुल गया। गोली को दक्ष के मुंह के अंदर उसकी जीभ पर रखा गया था। हालांकि दक्ष गोली को तुरंत निगल नहीं सकता था, लेकिन इसकी एक और खासियत थी, यह मुंह के अंदर भी अपने आप पिघल सकती थी। दक्ष के होठों को छूते ही यह अपने आप पिघलने लगी। इससे उसकी जो भी छोटी मोटी चोटें हैं वे ठीक हो जाएंगी। जहां तक सिर दर्द और दूसरी चीजों का सवाल है, वह भी उसके जागने के बाद ठीक हो जाएंगी। अब हम बस उसके जागने का इंतजार कर सकते हैं, जून ने दक्ष के चेहरे को घूरते हुए कहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और दक्ष आंखें बंद करके जमीन पर लेटा रहा। जून ने दक्ष को ध्यान से देखा और उसके जागने का इंतजार किया, लेकिन तभी उसके हाव भाव बदल गए और वह बेचैन होने लगी। नहीं 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 नहीं, इस बार नहीं। आखिर ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? वो गुस्से में गरजने लगी और गायब हो गई। जुन वास्तविक दुनिया से गायब हो गई और एक स्वप्निल स्थान के अंदर प्रकट हुई। जब वह हवा में उड़ रही थी तो उसके चारों ओर बादल थे। उसके सामने एक सुंदर और ऊंची इमारत थी जिसे ब्लड लाइन मंदिर के नाम से जाना जाता था। यह एक रहस्यमयी जगह थी जिसके अंदर कई रहस्य छिपे हुए थे। स्वाभाविक रूप से दक्ष इसे केवल उस स्थान के रूप में जानता था जिसने उसे ब्लड लाइन ट्रायल दिया था, लेकिन जून को थोड़ा अंदाजा था कि यह एक बहुत ही खास जगह थी। जून रक्तरेखा मंदिर के पास प्रकट हुई और वहां तैरने लगी, लेकिन उसने पास में एक अन्य व्यक्ति को भी खड़ा हुआ पाया। जब उसने उस व्यक्ति की पीठ की ओर देखा तो उसकी भौहें गहरी हो गईं। उसके सामने खड़ा व्यक्ति पीछे मुड़ा और उलझन में जून को देखने लगा। मैं यहाँ क्यों हूँ? उस व्यक्ति ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से जून से पूछा। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष वास्तविक दुनिया में अपनी चेतना खो चुका था और अगली बात जो उसने जानी वह ये थी कि उसने खुद को ब्लड लाइन मंदिर के सामने खड़ा पाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्या कर रहा है। अभी कुछ ही समय पहले उसने अपना दूसरा ब्लड लाइन ट्रायल पूरा किया था। तीसरा ब्लड लाइन ट्रायल तब होना चाहिए था जब उसका ब्लड लाइन रूपांतरण उसके पूरे रक्त घनत्व के 20% तक पहुंच गया था, लेकिन यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि यह कारण नहीं हो सकता। क्या वो वास्तव में मर चुका था और उसकी आत्मा का अंतिम विश्राम स्थल ब्लड लाइन मंदिर था? वो खुद को रोक नहीं पाया और अजीब अजीब विचार मन में आने लगे। जैसे ही उसने बेहतर समझने के लिए इधर उधर देखा, उसने पाया कि जून उसके पीछे तैर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वो तब थी जब पहली बार दक्ष यहाँ आया था। मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से जून से पूछा। तुम यहाँ अपने तीसरे रक्त परीक्षण के लिए आए हो? कसुन ने दक्ष से कहा और पूरी गंभीरता से उसकी ओर देखा। क्या इस बार यह इतना तेज कैसे है? क्या मुझे तीसरे ब्लड लाइन ट्रायल के लिए 20% ब्लड लाइन रूपांतरण की आवश्यकता नहीं थी? दक्ष ने उलझन में जून से पूछा। तुम पहले से ही वहां हो, मुझे अभी पता चला। तुम्हारा वंश 20% पूरा हो चुका है।
जुन ने उसे देखते हुए कहा। वह भी उलझन में थी कि यह इतनी जल्दी कैसे हो गया। आखिरी बार जब उसने उसकी रक्तरेखा की जांच की थी तो वह दक्ष के भूत मंदिर में रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने से एक दिन पहले की बात थी और उसकी रक्तरेखा को अभी भी 20% तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था। उसके वहां प्रवेश करने से लेकर अब तक क्या हुआ, यह इतनी तेजी से कैसे तेज हो गया। जून बेहद उलझन में थी। एकमात्र महत्वपूर्ण बात जो वह सोच सकती थी वह ये थी कि जब दक्ष ने मंदिर के मास्टर से भागने के बाद भूत मंदिर में रहस्यमय प्राचीन मकबरे के अंदर उस अजीब पैटर्न को छुआ था, उसे उस जगह से कुछ यादें मिली हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि इससे उसके वंश में भी प्रतिक्रिया हुई और वह तेजी से परिवर्तित हो गया। मुझे उसके वंश की जांच करनी चाहिए थी। जब ऐसा हुआ उसने निराशा में सोचा, ये भूत मंदिर से चुराए गए चाकू के कारण भी हो सकता है। उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके खून की वंशावली चाकू पर प्रतिक्रिया कर रही है। ऐसा किस कारण से हो सकता है? जुन ने सोचना जारी रखा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सारी धारणाएं गलत थी। जब दक्ष प्राचीन मकबरे में था तो रक्तरेखा रूपांतरण अचानक बढ़ गया, लेकिन इसका सिर्फ आधा हिस्सा यादों से जुड़ा था। दूसरा आधा हिस्सा तब था जब उसका खून प्राचीन मकबरे के अंदर गिरा और उस मकबरे के अंदर प्रतिबंध की बाधाओं को निष्क्रिय कर दिया। यही वह समय था जब उसके रक्तरेखा में भारी वृद्धि हुई और वह उस 20% के बेहद करीब पहुंच गया जिसकी उसे जरूरत थी। अरे, क्या तुम सुन रहे हो? दक्ष ने पूछा और उसने जून के सामने हाथ हिलाया जो कि चकित दिख रही थी। जून अपने विचारों से बाहर आई और दक्ष को देखा। मैंने आपसे तीसरे परीक्षण के बारे में पूछा था, मेरा नया परीक्षण क्या है? उसने जून से पूछा। आह, ठीक है, तुम्हारा तीसरा परीक्षण। अंदर जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे लगा कि हमारे पास और समय है, लेकिन जून ने बड़बड़ाते हुए कहा जब वह ब्लड लाइन मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर देख रही थी। मेरे पीछे आओ, उसने कहा और ब्लड लाइन मंदिर के दरवाजे की ओर उड़ने लगी। दक्ष उसके पीछे गया। वो दरवाजे तक पहुंचा और अंदर कदम रखते ही उसे खोल दिया। दक्ष ब्लड लाइन मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया क्योंकि वो सोच रहा था कि इस बार परीक्षण क्या होने वाला है। पहला ट्रेल उसे एक अलग दुनिया में ले गया जहां उसे एक लॉ ऑफ मिला। दूसरा ट्रेल वास्तविक दुनिया में हुआ। वो वाकई उत्सुक था कि तीसरा परीक्षण कहाँ होने वाला है। क्या ये भी वास्तविक दुनिया में होने वाला था या पिछली बार की तरह ये किसी अलग मायावी क्षेत्र में होने वाला था? वो आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सका। ब्लड लाइन मंदिर के अंदर का दृश्य अभी भी वैसा ही दिख रहा था जैसा पिछली बार था जब दक्ष ने इस स्थान पर प्रवेश किया था। दीवारें भी वैसी ही दिख रही थी जैसी पिछली बार जब वह यहाँ आया था। दीवार पर पैटर्न गायब थे, लेकिन बाकी चीजें वैसी ही थी। एक चीज जो उसे अलग लगी वह थी दरवाजे। पिछली बार के विपरीत जब उसे केवल एक ही दरवाजे से प्रवेश करना था, इस बार हॉल के दूसरे छोर पर 5 दरवाजे थे। वे दरवाजे, दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए बुदबुदाया, ये वे दरवाजे हैं जो आपके अगले परीक्षण का चयन करेंगे, जून ने दक्ष से कहा जब उसने आगे के 5 दरवाजों पर नजर डाली। क्या मुझे इस बार कोई विकल्प मिलेगा या यह एक भाग्यशाली बात है जहां दरवाजा खुलने पर मैं अपने परीक्षण में पहुंच जाऊंगा जो अन्य दरवाजों के पीछे के परीक्षणों से अलग होगा? दक्ष ने जून से पूछा जबकि वह उसकी ओर देख रहा था। तुम्हें मुझे वो दरवाजा बताना चाहिए जिसमें परीक्षण आसान हो। तुम एक बात में गलत हो। इन सभी दरवाजों के पीछे अलग अलग परीक्षण नहीं है। इन सभी दरवाजों के पीछे एक ही परीक्षण है। केवल तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु तुम्हारे द्वारा चुने गए दरवाजे के आधार पर अलग होगा, जून ने दक्ष से कहा जब वह दरवाजों के पास तैर रही थी। शुरुआती बिंदु अलग होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? दक्ष ने उलझन में जून से पूछा। मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैं कम शब्दों में नहीं कह सकती। जब तुम दरवाजा खोलोगे और अंदर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, उसने दक्ष से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे लगता है कि तुम ना कहोगी, लेकिन फिर भी बस पूछ लेने दो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने कौन सा दरवाजा चुना? दक्ष ने जून से पूछा। आपको कौन सा दरवाजा चुनना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
महत्वपूर्ण यह है कि दरवाजा चुनने के बाद आप चीजों को कैसे संभालते हैं और नहीं। मैं आपको यह नहीं बता सकती कि आपको कौन सा दरवाजा चुनना है, यह मेरे अधिकार के बिना नहीं है, जून ने दक्ष से कहा और उसने अपना सिर हिलाया। कौन सा अधिकार? तुम यहाँ अकेली हो, जो चाहो करो, कौन जानेगा, दक्ष ने जून से कहा। जून ने सिर हिलाते हुए आह भरी। यह असंभव है, मैं किसी भी तरह से बोल नहीं सकती, और नहीं, मैं प्रतिबंधों को तोड़ नहीं सकती, या मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। बस आगे बढ़ो और अपनी मर्जी से एक दरवाजा चुनो, उसने दक्ष से कहा। मुझे उम्मीद थी कि चीजें ऐसी ही होंगी। ब्लडलाइन मालिक वाकई बहुत सावधान व्यक्ति रहा होगा, जो इतने सारे प्रतिबंध लगा रहा होगा, दक्ष ने सोचा और आगे बढ़ने लगा। उसके आगे 5 दरवाजे थे। उन सभी का आकार और आकृति एक जैसी थी, लेकिन सभी का रंग अलग अलग था। दक्ष आगे बढ़ा और पहले दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। पहला दरवाजा हरा था। वह हरे दरवाजे के सामने खड़ा था और अपनी तरफ जून के हाव भाव को देख रहा था, लेकिन वह सिर्फ भाव भंगिमाओं के साथ वहीं खड़ी थी। वह दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ा, जो लाल रंग का था। उसने एक बार फिर जून की ओर देखा, जो अभी भी पहले की तरह भावशून्य दिख रही थी। वह वायलेट के दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन वह वैसा ही था। उसने उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा। वह छोटी लड़की, उसका चेहरा सचमुच बहुत अच्छा पोकर है, दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। जून, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कम से कम अपने हाव भाव से मुझे कुछ तो दिखाओ जिससे मेरी मदद हो सके। चलो, एक तरह से मेरी जिंदगी इस पर निर्भर करती है। दक्ष ने आवाज लगाई कि अगर संभव हो तो मदद ले लो। जून ने बस उसे घूर कर देखा और कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि वह उसे सुन ही नहीं पा रही हो। अल्पविराम। दक्ष उसे देखते ही आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। वह पीले दरवाजे की ओर बढ़ा, जो चौथा दरवाजा था। उसने फिर से जून की ओर देखा, लेकिन वह अभी भी वहां बेपरवाह खड़ी थी। दरअसल उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे एहसास हो गया कि उसे उससे कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है कि मुझे बस एक अंधे छलांग लगानी होगी और अपनी खराब किस्मत पर भरोसा करना होगा, उसने सोचा, क्योंकि वह आखिरी दरवाजे पर रहता था। आखिरी दरवाजा नारंगी रंग का था। यह बाकी 4 दरवाजों की तरह ही साधारण लग रहा था। दक्ष ने जून की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसने देखा था कि उसने पहले अपनी आंखें बंद कर ली थीं, और जब उसने अपनी आंखें खोली भी थीं, तो उसके पोकर चेहरे को पढ़ना असंभव था। उसे यह नहीं पता था कि जब वह खड़ा होकर नारंगी दरवाजे की ओर देख रहा था, तो कुछ सेकंड के लिए जून की पलकें कांप उठी। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजा छुआ और फिर उसे धक्का देकर खोल दिया। दक्ष द्वारा नारंगी दरवाजा खोलने पर जून के होठों से एक आह निकल गई। नारंगी दरवाजा खुलने के बाद अन्य 4 दरवाजे गायब हो गए। दक्ष ने अभी नारंगी रंग का दरवाजा खोला ही था कि उसने अपनी आंखों के सामने एक रोशनी चमकती देखी। जैसे ही उसे होश आया, उसकी दृष्टि वापस लौट गई। तारांकन, 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 तारांकन। कियानसा विश्व एक सुंदर ग्रह था, जो इस विश्व के अनेक नश्वर ग्रहों में से एक था। इस संसार में लोग रहते थे। इस संसार में साधक भी थे, लेकिन उनकी स्थिति इस संसार में कमजोर थी। आत्मा योद्धाओं को इस दुनिया पर अधिक ध्यान दिया गया था। ऐसा कहा जाता था कि साधक बनना गरीबों का मार्ग है, क्योंकि इसे सबसे गरीब लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी बेकार साधना तकनीकें थीं। दुनिया में लगभग सभी को साधक बनने का मौका मिला था, लेकिन यहाँ के लोगों ने साधक बनना पसंद नहीं किया, भले ही उनके पास मौका हो। इसके बजाय हर कोई एक आत्मा योद्धा बनने का सपना देखता था, लेकिन कोई भी आत्मा योद्धा नहीं बन सका। ऐसा कहा जाता था कि केवल भगवान के आशीर्वाद वाले असली बच्चों में ही आत्मा योद्धा बनने की प्रतिभा होती है। आत्मा योद्धा साधकों से बहुत अलग थे, और उनके पास इस दुनिया में और भी अधिक शक्ति और प्रतिष्ठा थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर आत्मा योद्धा राजसी थे, तो कृषक तीतर थे। कृषकों को घरों और महलों के रक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और उनके साथ बिना किसी सम्मान के भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाता था। इस दुनिया में 3 महाद्वीप थे। वेस्टा महाद्वीप इस दुनिया के महाद्वीपों में से एक था।
ये तीनों महाद्वीपों में सबसे छोटा था और सुदूर दक्षिण में मौजूद था। वेस्ता महाद्वीप के अंदर अक्षा साम्राज्य मौजूद था। वेस्ता महाद्वीप में कई राज्य थे, लेकिन हजारों सालों तक सिर्फ 2 राज्य ही ऐसे थे जिन्हें पीक रैंक किंगडम कहा जाता था। इन दोनों राज्यों में छोटे राज्यों को आसानी से नष्ट करने की ताकत थी, लेकिन चूंकि ये दोनों राज्य एक दूसरे के पड़ोसी थे और सीमा साझा करते थे, इसलिए वे हमेशा संघर्ष में रहते थे। ये दोनों पीक ग्रेड राज्य पिछले 1000 वर्षों से श्रेष्ठता के लिए लड़ रहे थे। इन दोनों राज्यों ने स्वयं को वेस्ता महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राज्य होने का दावा किया। ये राज्य अक्ष राज्य और सुनाइया राज्य थे। ये लड़ाई 1000 साल से अधिक समय तक चलती रही, लेकिन 10 साल पहले चीजें बदल गईं। शीर्ष के इस महान युद्ध में स्पिरिट वॉरियर्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों राज्यों ने स्पिरिट वॉरियर्स का भरपूर उपयोग किया। सुनाई साम्राज्य की मुख्य सेना को ड्रैगन स्क्वाड कहा जाता था, जिसमें राज्य के सर्वश्रेष्ठ आत्मा योद्धा शामिल थे। युद्ध में अक्ष साम्राज्य की मुख्य सेना को फीनिक्स संगठन कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यह राज्यों के बीच की लड़ाई से कम और फीनिक्स संगठन के स्पिरिट वॉरियर्स और ड्रैगन स्क्वाड के बीच युद्ध से ज्यादा था। अगर इनमें से किसी एक संगठन में कमी होती या कोई गलती होती तो युद्ध खत्म हो जाता। 10 साल पहले ठीक यही हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि फीनिक्स संगठन के शीर्ष 5 स्पिरिट योद्धाओं में से एक ने युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने संगठन को धोखा दिया। इतना ही नहीं, उसने फीनिक्स संगठन के शीर्ष 5 सदस्यों में से 2 को भी मार डाला। यह विश्वासघात युद्ध के पैमाने को बताने के लिए पर्याप्त था। अक्ष का साम्राज्य युद्ध हार गया और सुनाया का साम्राज्य महाद्वीप का सबसे मजबूत साम्राज्य होने का दावा करता था। अक्ष के साम्राज्य को युद्ध की कीमत और कई खजाने को अपनी हार के बाद सुनाया के साम्राज्य को चुकाना पड़ा। यह एक करारी हार थी और इसका सारा दोष आत्मा योद्धा पर लगाया गया, जिसने अक्ष साम्राज्य के साथ विश्वासघात किया था। राज्य में हर कोई उस व्यक्ति से नफरत करता था, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति राज्य को धोखा देकर हवा में गायब हो गया हो। उस व्यक्ति की पत्नी और एक बेटा भी था जब उसने राज्य के साथ विश्वासघात किया था। उन दोनों को अक्ष राज्य में उन लोगों के बीच छोड़ दिया गया जो अपने पति और पिता के विश्वासघात के कारण उनसे नफरत करते थे। उस समय बेटा केवल 9 साल का था। उन्हें और उनकी मां को पूछताछ के लिए रॉयल सेल में कैद कर दिया गया, जहां उन्हें लगातार 3 साल तक हिरासत में रखा गया और सजा दी गई। 3 साल बाद उन दोनों को रिहा कर दिया गया। भले ही उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उन्हें सजा दी गई। लड़का अपने पिता से राज्य के साथ विश्वासघात करने के लिए नफरत करता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह उस आदमी से नफरत करता था जिसने राज्य के साथ विश्वासघात करने के बाद भी उसे और उसकी मां को इस राज्य में छोड़ दिया था। राज्य उन्हें सजा दे रहा था। वह राज्य से नफरत करने लगा और उससे भी ज्यादा वह अपने पिता से नफरत करने लगा। यद्यपि बेटे और उसकी मां को रिहा कर दिया गया, फिर भी वे सामाजिक दंड से मुक्त नहीं हुए। किसी ने भी विश्वासघाती की पत्नी की मदद करने की हिम्मत नहीं की। मदद के बजाय लड़के और उसकी मां को केवल गालियां और गालियां मिली। बच्चों ने उन पर पत्थर फेंके और बड़े लोग घृणा से उन्हें देखकर हंसे। मां ने एक छोटा सा लेकिन लकड़ी से बनाया जो उसने जंगल में इकट्ठा की थी जहां वे रहते थे। राज्य में कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने या उन्हें नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन महिला को नौकरी मिल गई। उसने अपने बेटे को यह नहीं बताया कि उसका काम क्या था, क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे जो काम मिला था वह एक ऐसी महिला थी जिसे पीटा जाता था। कई अमीर लोग अपनी परपीड़क इच्छाओं और गुस्से को बाहर निकालने के लिए लोगों को कोड़े मारने का आनंद लेते थे। महिला ने वह काम स्वीकार कर लिया और उसे अपने और अपने परिवार के लिए कुछ कांस्य सिक्कों के बदले में रोजाना पिटाई का सामना करना पड़ा। वो हर दिन दुखी होकर लौटती थी, लेकिन उसने अपने बेटे को कभी यह एहसास नहीं होने दिया। उसके बेटे का नाम फू चेन था, लेकिन देश के लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे दक्ष कहते थे, क्योंकि लॉन का मतलब ड्रैगन होता था और ड्रैगन स्क्वाड इस राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन था।
ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके पिता ने राज्य को धोखा दिया और ड्रैगन स्क्वाड में शामिल हो गए। हालांकि लड़के का नाम फू चेन था, लेकिन समय के साथ उसका नाम दक्ष हो गया था। लड़का भी उसे दक्ष ही मानता था क्योंकि वह सबको दिखाना चाहता था कि उसे उनके ताने और अनादर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उन सभी से नफरत करता था और उसे हर रोज प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन उसने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। जब उसे यह मजाकिया नाम दिया गया तो उसने इसे गर्व से स्वीकार कर लिया। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष को धीरे धीरे अपने शरीर का एहसास होने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसका शरीर दर्द कर रहा था। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया और अपने दर्द भरे सिर को थामे रहा। उसकी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन जल्द ही वह ठीक हो गई और ध्यान केंद्रित हो गया। दक्ष ने इधर उधर देखा, ये सोचकर कि वह कहाँ है, जब उसे एहसास हुआ कि वह जंगल जैसी जगह पर खून के एक पोखर पर बैठा था। उसके बगल में जमीन पर एक शव भी पड़ा था। दक्ष ने अपनी बाईं ओर देखा तो उसके बगल में एक व्यक्ति लेटा हुआ था। यह एक युवा लड़का था जो दिखने में सिर्फ 19-20 साल का लग रहा था। लड़के के शरीर से खून बह रहा था। उसके बाल काले थे और दक्ष के बालों जितने लंबे थे। हालांकि उसका चेहरा अलग था और वह ज्यादा खुरा-दुरा दिख रहा था, जैसे कि वह किसी ऐसी शख्सियत का हो जिसे हर चीज से नफरत हो। दक्ष ने अपने शरीर को देखा और महसूस किया कि वह बिल्कुल ठीक है। तो यह उसका खून है जिस पर मैं बैठा हूँ। उसने बड़बड़ाते हुए चारों ओर देखा कि वहाँ कोई और है या नहीं। दक्ष ने छोटे लड़के का हाथ छूकर देखा कि वह जीवित है या नहीं। वह मर चुका है। वह काफी समय से मरा हुआ है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह खड़ा है। दक्ष एक सामान्य से दिखने वाले जंगल के बीच में खड़ा था। स्काई भी सामान्य लग रहा था। जून, उसने पुकारा। हाँ, जून उसके पास प्रकट हुआ। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं उस कब्र से बाहर आ गया हूँ? क्या वास्तविक दुनिया में तीसरा परीक्षण भी दूसरे परीक्षण जैसा ही है? वैसे मेरा तीसरा परीक्षण क्या है? उसने जून से पूछा। तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया है। जून ने दक्ष के पैर के पास पड़े छोटे लड़के के शरीर को देखा और अपनी उंगली से लड़के की ओर इशारा किया। वह तुम्हारा तीसरा मार्ग है, जून ने दक्ष से कहा। वह तुम्हारा तीसरा मार्ग है, क्षुन ने दक्ष से कहा और पास में पड़े छोटे लड़के के शव की ओर इशारा किया। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मृत व्यक्ति मेरा परीक्षण है। क्या तुम स्पष्ट रूप से बता सकते हो? क्या मुझे उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है या कुछ और? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा जब उसने उस किशोर की ओर देखा। मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। जिस लड़के को तुम अपने सामने मरा हुआ देख रहे हो, उसका नाम दक्ष है, हालांकि उसका असली नाम फूचेन है। तुम इस समय अक्ष के राज्य में हो। यह एक अलग ग्रह है, वह नहीं जिसमें हम थे। तुम्हारा तीसरा परीक्षण है कि तुम उसके जैसा बनो और उसे गौरव की ओर ले जाओ। तुम्हारा काम इस लड़के को अक्ष के राज्य का राजा बनाना है, जुन ने दक्ष से सहजता से कहा। एक मृत व्यक्ति को राजा बनाओ। क्या तुम नशे में हो या ब्लड लाइन मंदिर नशे में है? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। आपको उसे राजा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसे राजा बनाने की जरूरत है, जून ने स्पष्टता से कहा। दक्ष ने जून के शब्द सुनते ही अपने माथे पर हाथ मारा। तुम्हें पता है कि तुमने अपने शब्द बर्बाद कर दिए, है ना? अगर मैं तुम्हारी बातों को समझने में इतना समझदार होता तो मैं तुमसे पहली बार कहने के बाद तुमसे यह नहीं पूछता। मैं किसी भी तरह से मरे हुए आदमी को राजा नहीं बना सकता। खैर, अगर मैं डर के मारे ऐसा करूं तो यह संभव है। बस सभी को मजबूर करो कि वे मरे हुए आदमी को अपना राजा स्वीकार करें। हालांकि मुझे पूरे राज्य के खिलाफ जाना पड़ेगा, दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। नहीं, तुम्हारा परीक्षण इस मृत शरीर को राजा बनाने का नहीं है। तुम्हें वह व्यक्ति बनना होगा। तुम्हें वह व्यक्ति बने रहते हुए अक्ष का राजा बनना होगा और अपनी पहचान के बारे में किसी तरह का संदेह पैदा नहीं करना होगा, जुन ने दक्ष से आगे कहा।
तो मुझे उसका रूप धारण करना होगा और राजा बनना होगा, जबकि मैं उसका होने का नाटक कर रहा हूँ। ये सब बिना किसी को बताए कि मैं इस दुनिया से हूँ। 1 मिनट रुको, इस दुनिया से? क्या मैं एक भ्रामक दुनिया में नहीं हूँ, जैसे मैं पहले परीक्षण में था? दक्ष ने पूछा और भौहें सिकुड़ी। यह एक वास्तविक दुनिया है, जितनी वास्तविक हो सकती है उतनी वास्तविक, जुन ने दक्ष से कहा। तो ब्लडलाइन मंदिर ने वास्तव में मेरे वास्तविक शरीर को उस कब्र से यहाँ टेलीपोर्ट किया। यह अच्छा है, कम से कम मैं उस भयानक कब्र से बाहर निकल आया, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम। नहीं, तुम्हारी, जून कुछ कह रही थी जब दक्ष ने अपना हाथ उठाते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। शश, मुझे लगता है मैंने कुछ सुना है, उसने चिल्लाते हुए कहा और ध्यान से सुनने लगा। वह कदमों की आहट सुन सकता था। उसने अपनी दिव्य भावना को फैलाने की कोशिश की। क्या मैं अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? क्या रक्तरेखा मंदिर ने फिर से मेरे शरीर पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? दक्ष ने झुंझलाहट में जून से पूछा, जब उसने उसकी ओर देखा। नहीं, जैसा कि मैं कह रही थी, तुम्हारा असली शरीर अभी भी उस कब्र में है, झुन ने भौहें सिकुड़ते हुए दक्ष से कहा। दक्ष ने अपने हाथ और पैरों को देखने से पहले चेहरे पर खालीपन भरी नजर से उसकी ओर देखा। तुम्हारे पास जो शरीर है वह रक्तरेखा मंदिर द्वारा सिर्फ इस परीक्षण के लिए बनाया गया था। इस शरीर में तुम्हारी कोई पुरानी साधना नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा मार्शल स्पेस और तुम्हारे नियम हैं, लेकिन तुम्हारी साधना नहीं है। इस शरीर में साधना का एक अंश भी नहीं है। इसके अलावा तुम यहाँ दिव्य ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते, जुन ने दक्ष से कहा। क्या बकवास है, ये तो दूसरे परीक्षण से भी बदतर है। तुमने मुझे एक साधना रहित शरीर दिया और मुझे एक राज्य का राजा बनने को कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? दक्ष ने झुंझलाहट में कहा। वह सचमुच परेशान था, लेकिन जब उसने इस बारे में और सोचा तो वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा। रुको, क्या इस राज्य के लोग नश्वर हैं? ये सही है, इस दुनिया में साधकों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कोई साधना नहीं है। नश्वरों की देखभाल के लिए बस मेरे कानून ही पर्याप्त होने चाहिए, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, इस दुनिया में साधक भी हैं, और ऐसे लोग जो इस जगह के साधकों से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैं तुम्हें सिर्फ यही सुझाव दे सकती हूँ कि तुम्हें अपने इस शरीर की भी साधना शुरू कर देनी चाहिए। अगर तुम्हें तीसरा परीक्षण पूरा करना है तो तुम्हें कुछ साधना की जरूरत होगी। अभी मैं इतना ही कह सकती हूँ। मुझे ब्लडलाइन मंदिर वापस जाना है। वहाँ की चीजों से निपटने के बाद मैं जल्द ही फिर से प्रकट हो जाऊंगी। बस इस दुनिया को कम मत समझना, जुन ने गायब होने से पहले दक्ष से कहा। रुको जुन, दक्ष ने आवाज लगाई, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। जुन पहले ही गायब हो चुकी थी। उसने उसे फिर से पुकारा, लेकिन वह नहीं आई। अल्पविराम। यह अजीब रास्ता है। मैं इसे खत्म करने और अपने पुराने शरीर में वापस जाने का इंतजार नहीं कर सकता। बिना साधना के शरीर में रहना बहुत अजीब है। जून के बताने से पहले मुझे इसका एहसास भी नहीं था, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं इस बेचैनी से छुटकारा नहीं पा सकता, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। गर्जना। अचानक उसने दहाड़ सुनी और पीछे मुड़कर देखा। तो ये तुम ही थे जिनके कदमों की आवाज मैंने सुनी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने सामने खड़े प्राणी को देखा। उसके पीछे करीब 10 मीटर की दूरी पर एक भालू खड़ा था। भूरे भालू की लंबाई 8 फीट थी। भालू ने फिर दहाड़ते हुए दक्ष को घूरा। एक जंगली भालू जिसके पास खेती भी नहीं है, उसने मुझे डराने की हिम्मत कैसे की? हाँ, तुम एक सहस्राब्दी बहुत छोटे हो बच्चे। वापस जाओ, दक्ष ने लापरवाही से जवाब दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने स्वर्ग के जानवरों को मारा था और अब एक नश्वर जानवर उसे शिकार की तरह देख रहा था। मेरे पास साधना नहीं है, इसलिए मैं अपने कौशल का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी अपनी तलवार का उपयोग कर सकता हूँ। ये बहुत बुरी बात है कि मैं साधना के बिना अपनी तलवार कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। जो भी हो, ये सिर्फ एक भालू है।
मुझे साधना की आवश्यकता नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने राजा की तलवार निकालने के लिए अपने हाथ की ओर देखा, लेकिन उसके हाथ में कोई अंगूठी नहीं थी। क्या बकवास है, मेरी प्राचीन अंगूठी, क्या वह मेरे असली शरीर में है? जून, बेवकूफ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, दक्ष ने झुंझलाहट में शाप दिया क्योंकि उसने भालू को अपनी ओर दौड़ते देखा। वह विशालकाय तो था, लेकिन बहुत तेज भागा। कुछ ही सेकंड में वह अपना पंजा घुमाते हुए दक्ष के सामने खड़ा हो गया। दक्ष ने भालू की ओर देखा और भौहें सिकोड़ ली। जैसे ही उसने अंतरिक्ष के अपने नियम का प्रयोग किया, उसकी आंखें स्थानिक अंधकार में बदल गईं और भालू के पंजे उस पर पड़ने से पहले ही वो टेलीपोर्ट हो गया। जब वह भालू की ओर देख रहा था तो दक्ष पास के एक पेड़ की शाखा के ऊपर दिखाई दिया। अल्पविराम, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अपनी तलवार के बिना तुम्हें नहीं मार सकता? अपने कौशल और तलवार के बिना भी मैं कम से कम तुम्हारे जैसे भालू को तो मार ही सकता हूँ, दक्ष ने उस शाखा से नीचे कूदते हुए कहा, लेकिन वह नीचे नहीं गिरा। इसके बजाय उसने शाखा को अपने हाथ में पकड़ लिया और हवा में लटक गया। उसने अपना शरीर आगे पीछे हिलाया। शाखा जल्द ही उसके वजन से टूट गई। जैसे ही शाखा टूटी, दक्ष हाथ में शाखा लिए बिना जमीन पर गिर गया। दक्ष ने अपने हाथ में शाखा के नुकीले किनारे को देखा और मुस्कुराया। भालू ने दक्ष को ढूंढ लिया और उसकी ओर दौड़ने लगा। तुम सचमुच मरने के लिए उत्सुक होगे, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने भालू को अपनी ओर दौड़ते देखा। जैसे ही भालू दोबारा दक्ष के पास पहुंचा, दक्ष एक बार फिर गायब हो गया और भालू के सिर के ऊपर प्रकट हुआ और उसने पूरी ताकत से शाखा के नुकीले सिरे को नीचे की ओर धकेला। पेड़ की शाखा नुकीली थी, लेकिन फिर भी वह उस व्यक्ति की कठोर खोपड़ी को भेदने में सफल नहीं हुई और 2 टुकड़ों में टूट गई। अरे, इसकी त्वचा इतनी सख्त क्यों है? दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और वह पीछे कूद गया और लड़के के शरीर के पास उतरा। भालू ने दक्ष को घूरते हुए अपने हाथ में टूटी हुई शाखा को देखा और सोचा कि वह क्या कर सकता है। उसके हाथ में कोई धारदार हथियार नहीं था। उसे विश्वास था कि अगर उसके पास सबसे खराब गुणवत्ता वाली तलवार भी होती, तो भी वह भालू को मार सकता था, जैसा उसने अभी किया था। अफसोस, उसके पास केवल एक पेड़ की शाखा थी जो पर्याप्त मजबूत नहीं थी और टूट गई। जब दक्ष सोच रहा था कि वह भालू को मारने के लिए क्या कर सकता है, तो उसने देखा कि भालू की आंखें अचानक काली हो गईं। उसने देखा कि भालू की धुंधली छाया उसके पीछे दिखाई दे रही थी, जो आकार में उससे दोगुनी थी। छाया ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से काली आग की धार दक्ष की दिशा में निकल रही थी। दक्ष को आग की लपटों से खतरा महसूस हुआ क्योंकि उसका शरीर नश्वर था। उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और हमले से बचते हुए 100 मीटर पीछे दिखाई दिया। हालांकि दक्ष बच निकला, लेकिन आग की लपटों ने खून से लथपथ पड़े छोटे लड़के के शरीर को जला दिया। दक्ष ने आह भरी जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। मुझे लगता है कि असली भालू का शरीर अब नष्ट हो चुका है। यह मेरे लिए अच्छा है। मैं स्वतंत्र रूप से उसका रूप धारण कर सकता हूँ। जहाँ तक भालू की बात है, उसे मारने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। बिना साधना और उचित हथियारों के ये सिर्फ प्रयास की बर्बादी है। मुझे बस भाग जाना चाहिए। एकमात्र सवाल यह है कि इस आदमी का शहर किस दिशा में था, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। भालू ने एक बार फिर उस पर हमला किया। दक्ष ने पुनः टेलीपोर्ट किया और हमले से बचते हुए एक अलग दिशा में दिखाई दिया। मानव पद चिन्ह। दक्ष अभी नई स्थिति में आया ही था कि उसने जमीन पर मानवीय पद चिन्ह देखे। कदम उसी दिशा में जा रहे हैं। शहर उसी दिशा में होना चाहिए, दक्ष ने दौड़ते हुए कहा। वह दौड़ा और टेलीपोर्ट किया ताकि वह अपने और भालू के बीच दूरी बना सके और उसके पद चिन्हों का अनुसरण कर सके। उसने भालू को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ गलत टेलीपोर्टेशन भी किए और भालू को भगाने में सफल रहा। वह पद चिन्हों का अनुसरण करता रहा और अंततः जंगल के अंत के निकट पहुंच गया। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, उसे शहर की दीवारें दिखाई देने लगी। वह शहर ही होगा, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह जंगल से बाहर निकलने ही वाला था कि वह रुक गया।
एक मिनट रुको, मैं उस आदमी की नकल करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा चेहरा अभी भी उस आदमी के चेहरे जैसा नहीं दिखता। मैं अपने शरारती मुखौटे के बिना ये कैसे कर सकता हूँ? अगर ब्लडलाइन टेम्पल ने ये शरीर बनाया है तो इसे उस आदमी के चेहरे के साथ बनाना चाहिए था। मैं अब ये कैसे कर सकता हूँ? दक्ष ने सोचा। वह खड़ा होकर कोई उपाय सोचने लगा। क्या उसे अपना चेहरा छिपाने के लिए कोई लबादा या कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए और फू चेन होने का दिखावा करना चाहिए? जब वह सोच रहा था तो कुछ अजीब बात घटी। अचानक एक चीज उसके सामने प्रकट हुई। यह एक मुखौटा था, मेरा शरारत का मुखौटा। क्या ये रक्तरेखा मंदिर विचारशील है? दक्ष ने शरारत के मुखौटे को देखते हुए सुखद आश्चर्य व्यक्त किया। मेरे प्यारे ब्लडलाइन टेम्पल, कृपया मुझे मेरी प्राचीन अंगूठी भी दे दो, या कम से कम मुझे मेरी राजा की तलवार दे दो। दक्ष ने बेशर्मी से पूछा। उसे उम्मीद थी कि उसे भी इसी तरह अन्य वस्तुएं मिलेंगी। उन्होंने कुछ मिनट तक इंतजार किया, लेकिन इसी तरह विनती करने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। ठीक है, कंजूस बनो, मैं अपनी वस्तुओं के बिना भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा, उसने अपने मुखौटे की ओर देखते हुए झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना और उसे सक्रिय कर दिया। मास्क ने अपना आकार बदल लिया और दक्ष के चेहरे को उस लड़के के चेहरे जैसा बना दिया जो मर चुका था। लड़के की आंखों के चारों ओर काले घेरे थे और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा गुस्से में रहता हो। दक्ष ने अपने कपड़ों को देखा जो लड़के के कपड़ों से मिलते जुलते थे। उसने अपने कपड़ों को झाड़ा और फिर धीमे कदमों से शहर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। वह शहर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। पहरेदारों ने लड़के को देखा और नाक भान सिकोड़ी। ये कमीना बेटा खतरनाक जंगल से जीवित वापस आने में कामयाब रहा। ये सच होना चाहिए, कचरा कभी नहीं मरता, एक गार्ड ने घृणा से दक्ष को देखते हुए कहा। हाँ, चूहों की उम्र लंबी होती है। क्या तुम सबसे बड़े चूहे को नहीं जानते? उसके पिता को, जिसने उस राज्य को धोखा दिया, जिसने उसे खाना खिलाया और वह शायद अभी भी किसी जगह आराम से रह रहा है। साला, चूहे लंबे समय तक जीते हैं, दूसरे गार्ड ने जवाब दिया। हाँ, फिर भी वह एक बेकार चूहा है। वह खतरनाक जंगल में गया और बिना कोई पिछला फल खाए ही वापस आ गया। कूड़ा हमेशा कूड़ा ही रहता है। पहरेदार हंसने लगे। दक्ष ने उनके ताने सुने, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उनके पास से गुजरते समय अपना सिर नीचे ही रखा। दक्ष ने उनकी बातें सुनी और कुछ बातें समझी। फू चेन शायद जंगल से कुछ संसाधन लाने के लिए शहर छोड़कर जंगल में चला गया था। किसी ने उसे जंगल में ही मार दिया, लेकिन पहरेदारों को पता नहीं चला, अन्यथा वे और भी ज्यादा हैरान हो जाते। हालांकि गार्ड आत्मा स्थापना क्षेत्र के साधक थे। जून सही था, इस दुनिया में वास्तव में साधना है। फू चेन के रूप में इस जगह का राजा बनना आसान नहीं होगा, दक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा। दक्ष उस खूबसूरत शहर में दाखिल हुआ जो पिछली दुनिया से काफी अलग दिख रहा था। हर जगह खूबसूरत इमारतें थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ इमारतें बहुत ऊंची थीं। ये धरती के किसी आधुनिक शहर जैसा लग रहा था जहाँ दक्ष अपनी आत्मा के धरती पर आने से पहले रहा करता था। शहर के बाहर से ऊंची दीवारों ने उसका दृश्य रोक रखा था, इसलिए उसे इसका पता नहीं चला, लेकिन शहर में प्रवेश करते ही उसे आश्चर्य हुआ। यहाँ की इमारतें भले ही धरती की मीनारों जितनी ऊंची दिखती हो, लेकिन वे बिल्कुल वैसी नहीं दिखती थीं। यहाँ अभी भी कुछ हद तक प्राचीनता की झलक थी। यहाँ वहाँ गाड़ियाँ चलती रहती थीं। यहाँ क्रॉसवॉक और साइडवेज के साथ ठीक से बनी सड़कें थीं। दिलचस्प है, इमारतें और बुनियादी ढांचा मुझे घर की याद दिलाता है, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही लगता है। गाड़ियों का मतलब है कि यहाँ कोई कार नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी आधुनिक नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है, कम से कम, दक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये सोचते हुए कि क्या वह फू चेन वाले आदमी को ढूंढ पाएगा। उसने सोचा कि यहाँ कोई उससे पहचानता होगा। जैसे ही वह बगल में चला, उसने देखा कि हर कोई उसकी ओर घृणा से देख रहा था, मानो वे कूड़ा देख रहे हों। यह आसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इस फू चेन लड़के का कोई दोस्त था।
मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उसका घर भी ढूंढ पाऊंगा। मुझे शायद सड़कों पर ही रहना पड़े। यह अजीबोगरीब मुकदमा। मेरी अंगूठी के साथ यह बहुत आसान होता। मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अब मुझे एक हथियार भी ढूंढना है, उसने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। दक्ष सड़क के किनारे चल रहा था जब अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे लात मारी है। जमीन पर गिरते ही उसका संतुलन बिगड़ गया। वह आगे गिरते समय अपने चेहरे को बचाने के लिए किसी तरह हाथ आगे बढ़ा रहा था। उसे पता था कि अगर वह कंक्रीट के फर्श से टकराता तो उसका चेहरा घायल हो जाता। अल्पविराम। जैसे ही वह कंक्रीट के फर्श पर गिरा और आगे की ओर फिसला, उसके हाथ घायल हो गए और खून बहने लगा, लेकिन खून बहना बहुत मामूली था। ये कमीना स्पॉन, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यह मेरे साथ एक ही गली में चले? ये कमीना, ये कितना बेशर्म हो सकता है। इसका गद्दार पिता एक बेशर्म व्यक्ति था और यह आदमी उससे भी ज्यादा बेशर्म है। यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। हालांकि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। जब दक्ष अपने शरीर को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा था, तो उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। वह आवाज में घृणा को सुन सकता था। पुनर्जीवित होने के बाद मैंने किसी को भी मुझे धमकाने नहीं दिया, लेकिन इस जगह पर चींटियां भी मुझे धमका सकती हैं। दक्ष ने सोचा और वह खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा। उसने उस आदमी की ओर देखा और देखा कि उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। वह एक छोटा लड़का था जो 15 साल का लग रहा था। वह फू चेन से भी छोटा लग रहा था। एक बच्चा, सचमुच, दक्ष ने आश्चर्य से कहा। उसने सोचा कि फू चेन 19 साल का है, इसलिए उसके बदमाश भी उसी उम्र के होंगे, लेकिन ये देखकर कि 14-15 साल के बच्चे भी उसे परेशान कर रहे हैं, दक्ष को समझ में नहीं आया कि उसे फू चेन पर दया आनी चाहिए या उसे इतना बेकार होने के लिए कोसना चाहिए। तुम गद्दार दक्ष, तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा परिवार रिहा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? लड़के ने दक्ष को गुस्से से घूरते हुए अपनी उंगली उसकी ओर उठाई। दक्ष, तुम मेरे बारे में जानते हो? दक्ष अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस ग्रह का कोई व्यक्ति उसे कैसे जानता है। 1 मिनट रुको, जुन ने बताया था कि फू चेन को दक्ष के नाम से जाना जाता था। मैंने इस पर कोई महत्व नहीं दिया। ये वही होना चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे मुझे असली रूप में जान सकें, अन्यथा मैं अपने ब्लडलाइन ट्रायल में पहले ही असफल हो चुका होता। उसने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अल्पविराम। सड़क पर मौजूद लोग दक्ष और उस युवा लड़के को देखने लगे। क्या वो युवा मास्टर रू नहीं है? वो रू कबीले का युवा बेटा है। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने बड़े भाई की तरह ही एक आत्मा योद्धा है। ऐसा लगता है कि उस गद्दार को फिर से पीटा जाएगा। हाँ, ये दिलचस्प होने वाला है। मैं खुद उस कूड़े को पीटता, लेकिन वह कूड़ा बहुत बेशर्म है। इतना पिटने के बाद भी वह बेशर्मी से जीता है। उसे तो झील में कूद जाना चाहिए था। वह ऐसा क्यों करेगा? वह उस बेशर्म आदमी का बेटा है जिसने हमारे गौरवशाली फीनिक्स संगठन के साथ विश्वासघात किया, जिसने अपने घर के साथ विश्वासघात करने में कोई शर्म महसूस नहीं की। उसके बेटे को कोई शर्म क्यों महसूस होगी? हाँ, जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों ही कूड़ा हैं। हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम अपनी कुंठा निकालने के लिए उसे पीट सकते हैं, लेकिन इस बेशर्म आदमी पर यह काम नहीं करता। यहाँ किसी को भी मारना मना है और वह इसका पूरा फायदा उठाता है। लोग इस कूड़े को सिर्फ पीट सकते हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा सजा दिए बिना उसे नहीं मार सकते। इस बेशर्म कमीने को। हाँ, तो क्या हुआ अगर हम उसे मार नहीं सकते? बस उसे यंग मास्टर रू द्वारा बुरी तरह पीटते हुए देखो। ये बहुत मनोरंजक होगा। जो लोग ये पूरा हंगामा देख रहे थे, उन्होंने बीच बचाव करने के बारे में सोचा भी नहीं। इसके बजाय उन्होंने इस स्थिति से केवल अपना मनोरंजन पाने के बारे में सोचा। बेशक मैं तुम्हें जानता हूँ।
तुम एक कमीने के बेटे हो, युवा लड़के ने गुस्से से कहा और बड़े कदमों से दक्ष की ओर बढ़ा और उसकी छाती पर लात मारी। दक्ष ने अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर को एक तरफ झुकाया और आसानी से हमले को चकमा दिया। उसने न केवल लड़के की लात को चकमा दिया बल्कि बदले में लड़के की पीठ पर लात भी मारी, जिससे वही युवा लड़का मुंह के बल गिर पड़ा। भले ही दक्ष अपनी क्यूई की कमी के कारण अपने मार्शल कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी उसके पास उसका ज्ञान था। उसके शरीर ने पहले से ही उसके सभी कौशल याद कर लिए थे और उसके पास लड़ाई का अनुभव भी था। अपनी क्यूई के बिना भी वह अभी भी एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था। दक्ष ने लड़के को जमीन पर पड़े हुए देखा, वह भौचक्का था। छोटे बच्चे, अपने बड़ों का सम्मान करो। तुम्हारा रवैया वाकई बहुत खराब है। तुम्हें इस पर काम करना चाहिए। घर वापस जाओ और अपने माता पिता से कहो कि वे तुम्हें अच्छी शिक्षा दें, दक्ष ने छोटे लड़के की ओर देखते हुए कहा। तुम कमीने, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लड़के ने खड़े होते हुए कहा। दक्ष ने देखा कि लड़के का शरीर का आकार बढ़ रहा है। उसकी मांसपेशियां भी बढ़ रही थीं, जिससे वह छोटा लड़का, जो दक्ष से छोटा था, उसका आकार दोगुना हो गया। अल्पविराम, क्या ये कोई मार्शल स्किल है? नहीं, लड़के के पास कोई साधना नहीं है। वह ऐसा कैसे कर रहा है? दक्ष ने लड़के की ओर देखते हुए असमंजस में बड़बड़ाया। जब दक्ष सोच रहा था कि क्या हो रहा है, तो उसने किनारे पर शोरगुल सुना, क्योंकि लड़ाई देख रहे लोग हैरान थे और बातें करने लगे। अरे नहीं, युवा मास्टर रू अपनी युद्ध भावना का उपयोग कर रहे हैं। लड़का अब मर चुका है। उसके पास नियंत्रण नहीं है और वह इसे पूरी तरह से नहीं कह सकता, फिर भी वह इसकी कुछ शक्ति का उपयोग कर सकता है। यह आश्चर्यजनक है। वह वास्तव में अपने बड़े भाई जितना ही प्रतिभाशाली है। हा, लड़का मर चुका है। रू कबीले की युद्ध आत्मा क्रोध की युद्ध आत्मा है। वह क्रोध जो पहाड़ को भी नष्ट कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस क्रोध में वह खुद को भी नियंत्रित कर सकता है। वह वास्तव में मर चुका हो सकता है। लोग आपस में इस तरह बात कर रहे थे मानो दक्ष पहले ही मर चुका हो। लेकिन सजा के बारे में क्या? अगर युवा मास्टर रू ने उसे मार दिया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। भीड़ में से एक आदमी ने सवाल उठाया, क्योंकि उसने युवा मास्टर रू को बड़ा होते देखा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है वह कौन है? युवा मास्टर रू हमारे जैसे नश्वर नहीं है। वह कोई तुच्छ साधक भी नहीं है। वह एक आत्मिक योद्धा है। राज्य एक आत्मिक योद्धा को हत्या के लिए इतनी कड़ी सजा नहीं देगा, एक व्यक्ति ने उस आदमी को उत्तर दिया। इसके अलावा रू कबीले की बड़ी प्रतिष्ठा और उच्च पहुंच है। युवा मास्टर रू को कुछ नहीं होगा, भले ही वह उसे मार डाले। बस कचरे को अंत में मरते हुए देखें और इसका आनंद लें। एक अन्य व्यक्ति ने हंसते हुए उत्तर दिया। अल्पविराम, एक आत्मा योद्धा, वह क्या है? जुन ने यहाँ साधकों से अधिक शक्तिशाली प्राणियों के बारे में बात की थी। क्या उसका मतलब आत्मा योद्धाओं से था? यहाँ क्या हो रहा है? ऐसे लोग जिनके पास साधकों से अधिक ताकत है। दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह भालू भी, उसके पास कोई साधना नहीं थी। मुझे लगा कि वह नश्वर है, लेकिन उसके पास एक अजीब काली छाया भी थी जो साधना करने वालों को भी मार सकती थी। मुझे वास्तव में इस दुनिया के बारे में जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। जुन को मुझे इस जगह पर आधी जानकारी के साथ छोड़ना पड़ा। वे मेरे लिए इसे आसान नहीं बना रहे हैं, है न? उसने झुंझलाहट में कहा। जुन, तुम्हें मार पड़ेगी, तुम बस इंतजार करो, उसने कहा, जुन से जवाब की उम्मीद करते हुए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इसके बजाय उसने देखा कि लड़का उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया था। वह अब एक विशालकाय व्यक्ति बन गया था जो 15 फीट से ज्यादा लंबा था। लड़के के हाथ खुद दक्ष की छाती से ज्यादा चौड़े थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भागना पड़ेगा, और वह भी एक नश्वर से। मैं यहाँ अपनी ताकत नहीं दिखा सकता, और मैं बिना किसी क्यूई के सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट से नहीं जीत सकता। क्या मुझे वाकई चले जाना चाहिए? उसने सोचा और लड़के के हमले से बचने के लिए तैयार हो गया।
वह हमले से बचकर वहां से निकलकर कहीं और जाकर खेती करना चाहता था, लेकिन जैसे ही लड़का वहां पहुंचा, दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा का प्रवाह अचानक रुक गया हो। उसने एक शक्तिशाली दबाव महसूस किया जो उसके नश्वर शरीर पर दबाव डाल रहा था। अगर यह उसका असली शरीर होता तो यह दबाव कुछ भी नहीं होता, लेकिन यह एक नश्वर शरीर था, इसलिए दक्ष को इस दबाव के तहत कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि दबाव सिर्फ उस पर ही नहीं था, बल्कि उस विशालकाय लड़के पर भी था जिसने दौड़ना बंद कर दिया था। संघर्ष को देख रहे नागरिक भी दबाव में थे और अनिश्चित दिख रहे थे। रूली, तुम अपना होश खो बैठी हो। तुम्हें पता है कि किसी नश्वर के खिलाफ अपनी युद्ध भावना का इस्तेमाल करना अपराध है, खासकर मारने के इरादे से। क्या तुम्हें अक्ष साम्राज्य के कानूनों का कोई सम्मान नहीं है? ऊपर से एक आवाज आई। दक्ष और रूली नामक युवा लड़के ने ऊपर देखा तो एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी उनके सिर के ऊपर उड़ रहा था। अल्पविराम, वह आदमी 30 साल का लग रहा था। उसके लंबे सफेद बाल कंधों तक आ रहे थे। उसने घुटनों तक लंबा लाल लबादा पहना हुआ था। उसकी तीखी काली आंखें रूली को घूर रही थीं। उसकी पीठ के पीछे 2 खूबसूरत सफेद पंख थे। पंख पौराणिक पक्षी वर्मिलियन बर्ड के पंखों जैसे लग रहे थे। यह मास्टर वर्मिलियन है, फीनिक्स संगठन का महान नायक। वह आज अपनी हवेली से बाहर क्यों है? शश, अपना काम करो। अगर तुमने उसे परेशान किया तो वह तुम्हें मार सकता है। बस अपना सिर नीचे रखो। नागरिक पहले ही दबाव में घुटनों के बल झुक चुके थे, लेकिन वे सफेद बालों वाले आदमी को देखकर आश्चर्यचकित थे। सफेद बालों वाला आदमी फीनिक्स संगठन के सबसे मजबूत स्पिरिट योद्धाओं में से एक था और फीनिक्स संगठन के खिलाफ ड्रैगन स्क्वाड के साथ लड़ने वाली टीम का भी हिस्सा था। वह फू चेन के पिता की टीम का हिस्सा था, जिसने फीनिक्स स्क्वाड को धोखा दिया था। वर्मिलियन को आश्चर्य हुआ जब उसने दक्ष की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन दक्ष को देखते हुए उसे अजीब लगा। ये बच्चा, क्या इससे कुछ हुआ है? मैं अपने आत्मा दबाव का केवल एक अंश ही लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये किसी भी नश्वर को उसके घुटनों पर गिराने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। रूली अभी भी खड़ा है क्योंकि वह एक आत्मा योद्धा है और वह अपनी आत्मा का उपयोग कर रहा है, लेकिन उसका अभी भी खड़ा होना दिलचस्प है। फूमिन, आपका बेटा वास्तव में दिलचस्प है। वर्मिलियन ने मुस्कुराते हुए दक्ष पर धीरे से नजर डाली और फिर अपना ध्यान रूशेन पर केंद्रित किया। दक्ष पर दबाव वही रहा जिसके कारण वह सीधा खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह अपने घुटनों पर नहीं गिरा। वह किसी के सामने अपने घुटनों पर गिरना नहीं चाहता था क्योंकि इससे उसकी हार का पता चलता था। उसने विपत्ति का सामना करने की कोशिश की और वह उसका सामना करना चाहता था। भले ही वह नश्वर था, लेकिन उसकी आत्मा वही थी। उसके अंदर की लड़ने की भावना ने उसे गिरने नहीं दिया। वर्मिलियन ने दक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखा और दबाव नहीं बढ़ाया, लेकिन रूली पर उसने अपना दबाव बढ़ा दिया। वर्मिलियन फीनिक्स संगठन का एक महान नायक था। उसे अपनी युद्ध आत्मा और अपने आत्मा दबाव पर एक अचूक नियंत्रण था। उसने दूसरों को प्रभावित किए बिना रूली पर अधिक से अधिक दबाव डाला। रूली दबाव में खड़ा नहीं हो सका और अपने घुटनों पर बैठ गया क्योंकि उसका शरीर सामान्य हो गया था। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर सिंदूरी आहें भरने लगा। एक बेवकूफ जो बिना कुछ जाने अपनी युद्ध भावना का उपयोग करता है। आखिर वह बेवकूफ उसे क्या सिखा रहा है? ऐसा लगता है कि मुझे उससे मिलना होगा। उसे दिखाओ कि उसका बेटा बाहर क्या कर रहा है, राज्य के नियमों को तोड़ रहा है, वर्मिलियन ने कहा और वह उड़कर रूली के सामने उतरा। अल्पविराम। स्पिरिट मास्टर वर्मिलियन ने रूली को उसके कॉलर से पकड़ा। उसने भावशून्य चेहरे से दक्ष की ओर कुछ देर तक देखा और फिर रूली को लेकर उड़ गया। जैसे ही स्पिरिट मास्टर वर्मिलियन वहां से चले गए, आभा गायब हो गई और सभी लोग उसकी सीमाओं से मुक्त हो गए। दक्ष आखिरकार चैन की सांस ले पाया क्योंकि उसे खड़े होने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। वह शांति से खड़ा रहा और स्पिरिट मास्टर को उड़ते हुए पीछे की ओर देखा। उसके पास कोई साधना भी नहीं थी। वह दबाव एक साधक के दबाव से अलग था, लेकिन वह उतना ही मजबूत था। तो यही एक आत्मा योद्धा है।
मुझे लगता है कि साधक मेरे सबसे बड़े दुश्मन नहीं होंगे, लेकिन आत्मा योद्धा मेरी सबसे बड़ी बाधा होंगे, दक्ष ने सोचा और भौहें सिकोड़ ली। उसने महसूस किया कि ज्यादा बड़ा खतरा शायद इस दुनिया के साधक नहीं बल्कि मास्टर वर्मिलियन जैसे आत्मा योद्धा थे। वह वर्मिलियन की वास्तविक ताकत का अंदाजा नहीं लगा सका क्योंकि उसके पास कोई साधना नहीं थी। उसके अनुसार यह भी एक बड़ी समस्या थी। साधकों के साथ उससे लड़ने या छोड़ने का निर्णय लेने से पहले उनकी साधना को देखने में सक्षम होने का लाभ था, लेकिन इस जगह पर उसके पास वह लाभ नहीं था। वह ये नहीं देख सकता था कि वह जिस व्यक्ति का सामना कर रहा था वह कमजोर था या वह एक शक्तिशाली दुश्मन था जो उसे मार सकता था। मुझे बहुत सावधान रहना होगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने उन लोगों की ओर देखा जो अब खड़े हो गए थे और आह भरी। ये कमीना बेटा वाकई बहुत किस्मत वाला है। अगर मास्टर वर्मिलियन यहाँ नहीं होते तो अब तक वह मर चुका होता। आह, एक मौका चूक गया, नागरिकों में से एक ने घृणा से दक्ष को देखते हुए कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मास्टर वर्मिलियन ने हस्तक्षेप करने का फैसला क्यों किया। मैं समझता हूँ कि उनका यहाँ होना एक संयोग था, लेकिन अगर वे कुछ मिनट के लिए रुक जाते तो कुछ नहीं होता। उन्होंने हस्तक्षेप क्यों किया? ये दक्ष का पिता ही था जिसने फीनिक्स संगठन को धोखा दिया और मास्टर वर्मिलियन के साथी दोस्तों को मार डाला। फू मिन ने फीनिक्स संगठन और मास्टर वर्मिलियन का भरोसा तोड़ा। वह भी उनसे नफरत करता होगा। गद्दार बेटे को मरते हुए देखकर उस नफरत को बाहर निकालने का यह एक अच्छा मौका होता, एक अन्य व्यक्ति ने अपनी राय देते हुए कहा। आप मास्टर वर्मिलियन को नहीं जानते। वह न्याय के नायक हैं। वह यहाँ कई लोगों के आदर्श हैं। ऐसा कहा जाता है कि मास्टर वर्मिलियन कभी भी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपने निर्णय को प्रभावित नहीं करने देते। वह हमेशा नियमों का पालन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि दूसरे भी नियमों का पालन करें। यह अजीब नहीं है कि उन्होंने रूली को अपराध करने से रोकने के लिए अपनी व्यक्तिगत नफरत को किनारे रख दिया, एक अन्य व्यक्ति ने जवाब दिया जब वह दक्ष को घूर रहा था जो जा रहा था। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और सब कुछ समझ गया। वर्मिलियन नाम का यह आदमी उससे नफरत करता था। कम से कम उसने अपनी नफरत पर काम नहीं किया, अन्यथा दक्ष को यह मिशन पूरा करने में कठिनाई होती। फिर भी उनका मानना था कि समय आने पर उन्हें वर्मिलियन की देखभाल के लिए कोई समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वर्मिलियन अक्ष के राज्य पर कब्जा करने की उनकी योजना में एक महत्वपूर्ण बाधा बनने जा रहा था। अगर वर्मिलियन फू चेन और उसके पिता से नफरत करने वाला व्यक्ति नहीं होता तो मैं उसका समर्थन जीतने की कोशिश कर सकता था और उसे अपने पक्ष में कर सकता था। वर्मिलियन को दुश्मन बनाने के बजाय दोस्त बनाना ज्यादा बेहतर होता, लेकिन दक्ष के पास यही कार्ड थे और उसे एहसास हुआ कि वह कुछ नहीं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे कुछ और करने से पहले मजबूत होना था। अपने कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उसे अपनी साधना के साथ साथ हथियारों की भी आवश्यकता थी। दक्ष भीड़ के बीच से निकलकर बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहा। उसे नहीं पता था कि फू चेन का घर कहाँ है और उसे यकीन था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करने वाला था। वह सिर्फ लगातार मजाक ही सुन पा रहा था। लोग उसे और उसके पिता को कोस रहे थे। इतना ही नहीं, वे फू चेन की माँ को भी कोस रहे थे। यहाँ तक कि उसकी माँ भी, वह कुतिया भी नहीं मरती। वह तब भी जीवित रहती है जब उसके कमीने पति ने हमारे राज्य को धोखा दिया। ये पूरा परिवार बेशर्म चूहों और सांपों का परिवार है। हा, उस कुतिया को कम से कम लोगों के मनोरंजन के लिए कोड़े खाने की सजा तो मिल रही है। कम से कम उसे अपने पापों की सजा तो मिल रही है। दूसरी ओर इस कमीने को तो ये भी नहीं मिलता। उसे बस हल्की पिटाई ही मिलती है, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फू चेन की माँ को कोड़े मारे जा रहे हैं, यह क्या है? अगर मैं राजा बनने जा रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। एक राजा को उसका सम्मान मिलना चाहिए, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने इस बारे में बात की थी। वो 20 साल का एक युवक था। उसके बाल हरे थे और चेहरा टेढ़ा था। दक्ष ने उसे देखा और खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। उसे उस आदमी के चेहरे पर हंसी नहीं आई, बल्कि इस बात पर हंसी आई कि ऐसा आदमी उसका मजाक उड़ा रहा था।
तुम कमीने, तुम क्या देख रहे हो? आज तुमने बहुत हिम्मत हासिल कर ली है ना? सिर्फ इसलिए कि हम तुम जैसे घटिया इंसान को पीटते पीटते ऊब गए थे, तुमने हमें इस तरह का अपमानजनक लहजा देने की हिम्मत की। क्या तुम नहीं जानते कि तुम सिर्फ इसलिए मौत से बच गए क्योंकि मास्टर रू ने अपनी युद्ध भावना का इस्तेमाल किया था? अगर उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया होता तो वे तुम्हें बुरी तरह पीट सकते थे। यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि मैं वह काम पूरा करूं जो उन्होंने अधूरा छोड़ा था। हरे बालों वाला युवक गुस्से में दक्ष पर गरजा। दक्ष डर के मारे पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने पीछे मुड़कर उपहासपूर्वक देखा। मैं भले ही एक आत्मा योद्धा नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी तरह सभी कचरे की हड्डियां तोड़ सकता हूँ। बस मर जाओ। हरे बालों वाला आदमी दक्ष की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और मुक्का मारा। दक्ष ने रक्षात्मक रुख अपनाने की भी जहमत नहीं उठाई और उस आदमी के घूंसे को अपने चेहरे के पास आने दिया। जैसे ही हरे बालों वाले आदमी की मुट्ठी उसके चेहरे के पास पहुंची, उसने उस आदमी की कलाई पकड़ ली और वह उसकी पीठ पर मुड़ गया, जिससे उस आदमी की कोहनी उसके कंधों पर आ गई। उसने उस आदमी की कलाई को नीचे खींचा और उसके शरीर को उसी के अनुसार हिलाया। कुछ ही समय में सभी ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्हें उम्मीद थी कि मुक्का दक्ष के चेहरे पर लगेगा और वह गिर जाएगा, लेकिन जो हुआ वह बिल्कुल अलग था। मुक्का दक्ष के चेहरे पर नहीं लगा, इसके बजाय उन्होंने एक दर्दनाक दहाड़ सुनी। ये दक्ष की दहाड़ नहीं थी जैसा कि उन्होंने सोचा होगा, बल्कि यह हरे बालों वाले आदमी की पीड़ा भरी दहाड़ थी। उस आदमी का हाथ कोहनी से टूट गया था। दक्ष ने इतनी आसानी से हाथ तोड़ा कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। हरे बालों वाला आदमी जमीन पर गिरते ही दर्द से चिल्लाने लगा। हरे बालों वाला आदमी दर्द से दहाड़ते हुए अपने शरीर को हिलाने लगा। जो लोग दक्ष की पिटाई का इंतजार कर रहे थे, वे मुंह खोले ये सब देख रहे थे। आहा, इस कमीने ने ऐसा कैसे कर दिया? क्या ये जन्म से ही मुक्केबाजी का थैला नहीं था जिसने कोई युद्ध कौशल नहीं सीखा? किसने उसे मार्शल आर्ट सिखाने की हिम्मत की? किसने देशद्रोही के बेटे को सिखाने की हिम्मत की? ज्यादातर लोग दक्ष के युद्ध कौशल से हैरान थे। इस लड़के ने लड़ना कैसे सीखा? वे समझ नहीं पाए। छोटी उम्र से ही दक्ष ने कभी भी उनकी नजर में जवाबी हमला नहीं किया था। पिछले 9-10 सालों में उसे हजारों बार पीटा गया, लेकिन वह जवाबी हमला नहीं कर सका। वह एक बच्चे की तरह था जो पहले और भी बुरी। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इस तरह से पिटने के लिए वापस लड़ने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार वह एक अनुभवी योद्धा की तरह था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। एक इंसान इतना कैसे बदल सकता है? वे बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। तो क्या हुआ? उसने सिर्फ कुछ मार्शल आर्ट सीखे हैं। उसने जरूर कहीं देखा होगा और उसकी नकल की होगी। ऐसा नहीं है कि वह कोई आत्मा योद्धा या साधक बन गया है। वह भी हमारी तरह एक नश्वर प्राणी है। चलो उसे पीटते हैं, एक और व्यक्ति ने बीच में कहा, जब वह सभी को दक्ष को हराने के लिए कह रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह खुद दक्ष के अजीबोगरीब युद्ध कौशल से चिंतित था और वह हरे बालों वाले आदमी की तरह नहीं बनना चाहता था, लेकिन वह डरा हुआ भी नहीं दिखना चाहता था। वह ज्यादा लोगों के साथ हमला करना चाहता था ताकि उसे कोई खतरा न हो। दक्ष ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो लोगों को मुझ पर हमला करने के लिए उकसा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह पीछे मुड़ा और बिना पीछे देखे जाने लगा। वह जानता था कि अगर वह रुका भी तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। ये सभी लोग सामान्य लोग थे। अपनी ताकत के बिना भी वह उनकी देखभाल कर सकता था, लेकिन यह उसके लिए फायदेमंद नहीं था। उसने वहां से जाने और शांति से साधना करने के लिए एक जगह खोजने का फैसला किया ताकि इस शरीर में कुछ साधना बढ़ाई जा सके और परीक्षण प्राप्त किया जा सके। देखो, वह डरा हुआ है। वह जाने की कोशिश कर रहा है। क्या हम उसे सुरक्षित जाने दे सकते हैं जबकि वह इतना घमंडी है? उस देशद्रोही का बेटा यही सोचेगा कि हम कमीने हैं जिनमें हिम्मत नहीं है।
आदमी ने फिर से कहा, एक बार फिर कोशिश करते हुए, क्योंकि उसने देखा कि लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये सही है, उस कमीने को सिर्फ इस एक हमले के बारे में पता था। अब जब हमें ये पता चल गया है तो ये हम पर काम नहीं करेगा। चलो इस कमीने की हड्डी कुचल दें, भले ही इससे हमारे हाथ गंदे हो जाएं। भीड़ दक्ष की ओर दौड़ने लगी। इन बेवकूफों, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और वह पीछे मुड़ा और एक छोटी सी गली में प्रवेश कर गया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। 10 या उससे अधिक युवाओं की भीड़ गली में पहुंची और अंदर देखा, लेकिन वह पूरी तरह खाली थी। उनके चेहरों पर उलझन भरी नजर छा गई। क्या वह इस गली में नहीं आया था? हम सब ने देखा था, वह कैसे गायब हो सकता है? यह एक संकरी गली है, ऐसा होना असंभव होना चाहिए। ये बहुत भ्रामक है। क्या हमने कुछ गलत देखा? उसने हमें मूर्ख बनाया होगा और किसी अन्य रास्ते से चला गया होगा। लोग उलझन में थे और खाली गली को देखकर भौहें सिकोड़ रहे थे। स्थिति बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने इस स्थिति को समझने के लिए अपने लिए बहाने बनाने की कोशिश की। गली पूरी तरह खाली थी। गली के अंदर एक भी जगह नहीं थी जहां कोई छिप सके। वह कमीना भाग गया। अगली बार जब हम उसे देखेंगे तो हम उसे पकड़ लेंगे। वह गद्दार हमारे ही लोगों को धोखा देकर भाग गया। उसके बेटे में भी वही हुनर है। जैसा गद्दार बाप वैसा ही गद्दार बेटा। युवकों ने अपनी अंगुलियां चटकाते हुए पीछे मुड़कर जाना शुरू कर दिया। जब वे युवा चले गए तो उन्हें पता नहीं चला, लेकिन एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। छत पर दक्ष बैठा हुआ, चेहरे पर ऊब भरी नजर के साथ सबको जाते हुए देख रहा था। बेवकूफ, वह बुदबुदाया और अपनी बाहें फैलाकर जम्हाई ली। वह छत पर लेट गया और अपने दोनों हाथ सिर के नीचे रखकर आकाश की ओर देखने लगा। यह उससे बहुत अलग है जिसका मैंने सामना किया, फिर भी बहुत परिचित है, उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा। शुरू से ही खेती करना, बाधाओं से जूझना, राज्य पर अधिकार करना, वह पहले से ही देख सकता था कि यह कठिन होने वाला था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। दक्ष आंखें बंद करके छत पर लेटा था और वातावरण में क्यूई को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिना किसी साधना के उसे इसे महसूस करने में कठिनाई हो रही थी। वास्तविक दुनिया में भी उसकी आत्मा के इस दुनिया में आने के ठीक बाद उसके पास अभी भी पीक बॉडी रिफाइनिंग रियल्म कल्टीवेशन था, इसलिए उसके लिए समय बहुत आसान था, लेकिन उसकी आत्मा अब अधिक अनुभवी थी और उसके पास वह ज्ञान था जो इस बार उसकी मदद कर सकता था। एकमात्र चिंता की बात समय था। वह फिर से नश्वर था और उसके पास एक साधक के लाभ नहीं थे। वह इस दुनिया में एक दिन भी भोजन के बिना नहीं रह सकता था और उसे पहले से ही भूख लग रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसका पेट गुर्रा रहा है। बैठने से पहले उसने एक गहरी सांस ली। अगर मैं इस दुनिया में आने के बाद ही भूख से मर जाऊं तो यह कोई मजाक नहीं होगा। साधना के बाद मुझे वाकई भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं अपना घर नहीं ढूंढ सकता क्योंकि हर कोई मुझे एक कमीना गद्दार समझता है। कोई भी मुझे कुछ नहीं बताएगा और अगर मैंने लड़ाई की तो अधिकारी मुझे पकड़ सकते हैं, दक्ष ने फिर से सड़क पर देखते हुए कहा। वह ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। इस नामहीन साधना तकनीक को फिर से विकसित करने का समय आ गया है। मुझे ये तकनीक देने के लिए तियान शेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि यह एक सपना था और ये तकनीक उसे नहीं दी गई थी, बल्कि उसने वास्तव में इसे चुराया था। फिर भी उसने इस साधना मैनुअल के लिए तियान शेन की सराहना की, जिसने उसे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की थी। वह एक पिछड़े राज्य में एक अच्छा साधक था और उसके लिए ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचना कि वह कुछ वर्षों में स्वर्ग क्षेत्र के साधकों से लड़ने में सक्षम हो गया। इसमें कई चीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।